हाय। पिछले वीडियो में हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा था। जैसे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में हमें सारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में करने होते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम सब कुछ कैपिटल में कर सकते हैं, उसके लिए दूसरा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिक्स कैपिटल में फिक्स कैपिटल का जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगा। इसलिए हमें कैपिटल के जो भी ट्रांजेक्शन्स रहेंगे वो उसके लिए एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको एडजस्टमेंट्स के बारे में बताया था और एक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट भी आपको बताया था। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैंने सोचा कि आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में थोड़ा सा रिकलेक्ट करवा दूं, क्योंकि अगर आपने FIJC में भी नहीं पढ़ा या आप FIJC में हो तो आपके लिए ये थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हम सम का प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको सम बताने लग जाऊंगी। मैंने जैसे कि अगले वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सम करेंगे, ये ऐसा वैसा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दूंगी और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ही नहीं पता है तो फिर कैसे करोगे। मतलब तो अभी यहाँ पे जितना मतलब मेरे बोर्ड पे जगह थी उतनी चीजें मैंने लिखी है और धीरे धीरे मतलब एक एक चीज आपको बताते जाऊंगी और लिख के बताऊंगी। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारा कुछ जो भी परचेजेस से रिलेटेड होता है वो सारा एक्सपेंसेस इसमें लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब परचेज करने के लिए परचेजेस के टाइम पे जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे इसमें लिखे जाते हैं, एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो भी एक्सपेंसेस रहेगा लाइक फैक्ट्री का, तो वो भी पूरा एक्सपेंस इसमें जाएगा, क्योंकि सेल के पहले जितने भी खर्चे सेल करने के लिए या सेल के बाद वाले खर्चे नहीं बोल रही हूँ, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में आपका सेल्स तक का ही एंट्री आएगा। सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम इंकर करते हैं, डिस्काउंट, कमीशन, ये वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऑफिस मेंटेन करते हैं, शॉप मेंटेन करते हैं, वो सारी चीजें हम सेल करने के लिए करते हैं कि अच्छे से अच्छा अगर शॉप रहेगा तो कस्टमर आएगा, एक शॉप हम खोलकर बैठेंगे तो कस्टमर उसका डिस्प्ले देखेगा, विंडो शॉपिंग करेगा, दिस दैट। तो सारा कुछ सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग सेल के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परचेजेस की, तो परचेजेस के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है तो वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। अगर देखिए आप FIJC में है, 11th में है, तो आपको ये सारे ही जो नाम मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए और एक एंट्री भी आपने ट्रेडिंग की प्रॉफिट एंड लॉस में कर दी या प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रेडिंग में कर दी तो उसका आधा या 1 मार्क आपका चला जाएगा। प्लस आपका ट्रेडिंग जो ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जो भी क्रेडिट माइनस डेबिट होता है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा होना चाहिए तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आता है तो वो अमाउंट डिफर करेगा, मतलब आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने डेबिट की आइटम डेबिट में लिखी है, वो ट्रेडिंग के बदले प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दी है या प्रॉफिट एंड लॉस के बदले ट्रेडिंग में लिख दी है, तो आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, लेकिन आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रॉन्ग आएगा, मतलब डिफर आएगा। तो ऑफ कोर्स मतलब आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि टोटल भी चेंज हो जाएगा। अगर आपने कोई चीज एक्स्ट्रा लिखी है या जो लिखनी थी वो नहीं लिखी है तो आपका टोटल भी डिफर करेगा। और सेम फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, एट द एंड बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का मिस्टेक नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द आइटम्स फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। दिस इज द डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड। सेम लेजर के जैसा फॉर्मेट है, लेकिन लेजर में डेट, पर्टिकुलर्स, JF वो सब आता है। इसमें सिर्फ एक टी शेप का टेबल बनाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जैसे कि ये हम करंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2026, 31 मार्च 2026। दिस विल बी ईयर ओवर ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर अगर आप 2027 का करेंगे, पिछले कोई साल का अगर आप कर रहे हैं तो 2025, बट डेट शुड बी 31 मार्च, दैट इज क्लोजिंग डेट। ओके, अब डेबिट साइड पे सबसे पहले चीज आपको लिखनी है, ये फॉर्मेट आपका चेंज नहीं होना चाहिए। जो स्टार्टिंग के 3-4 चीजें है, मतलब टू ओपनिंग स्टॉक,
अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जो पिछले साल का जो गुड्स हमने खरीद लिया था लेकिन वो बिका नहीं था, तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट ईयर लेके आएंगे, मतलब इस साल हमारा नेक्स्ट ईयर है। 31 मार्च 2025 को जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 1 अप्रैल 2025 को ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ठीक है। तो वो ओपनिंग स्टॉक फिर हमने पूरे साल में यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जितना भी परचेजेस किया है वो सारा का सारा परचेजेस जो हमने लेजर में लिखा था, परचेज अकाउंट में, लेजर अकाउंट में क्रेडिट परचेज था या कैश परचेज था, वो परचेज अकाउंट में सारा कुछ लिखते थे, तो वो पूरा का पूरा परचेज इसमें आएगा, ठीक है। चाहे वो कैश परचेजेस हो या क्रेडिट परचेजेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल परचेजेस जो है वो पूरा का पूरा ट्रेडिंग में आएगा। अब कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड परचेज आ सकता है, तो हालांकि हम एडजस्टमेंट्स की बात बाद में करने वाले हैं क्योंकि उसमें डबल एंट्री हमें सोचनी पड़ेगी, तो अगर मैं अभी बताऊंगी तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो हम बाद में रहने देते हैं। तो इन शॉर्ट 1 अप्रैल 2025 से ही, मतलब जो भी आपका ईयर है, अगर आप 27 के लिए कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक अगर आप फाइनेंशियल ईयर बराबर से लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, मतलब वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, मतलब मार्च की डेट डिफर क्यों होती है, मतलब 24 क्यों हो जाता है 23 से 24, बिकॉज जनवरी में ईयर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने 1 अप्रैल 2025 लिखा है तो आपका क्लोजिंग जो है वो मार्च 26 होगा। आपका अगर स्टार्टिंग अप्रैल 26 है तो क्लोजिंग मार्च 27 होगा, मार्च 2027। अगर आपका स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2027 है तो आपका क्लोजिंग होगा 31 मार्च 2028, बिकॉज year changes from 1 January. Okay, so keep this in mind. बोलने में मेरी गलती हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग में, क्योंकि मैं एडवांस में स्पीच तैयार करके नहीं रखती हूँ, कोई चैट जीपीटी की मदद से मैंने कोई भी लेक्चर्स तैयार नहीं किए। ये सारा कुछ जो है मेरे इतने सालों का नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप प्लीज मुझे जज मत कीजिए, और करके हंसना है तो आप हंस भी सकते हैं, तो आई विल बी हैप्पी कि मैं आपके एंटरटेनमेंट का एक रीजन बनी, तो इट्स ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रिटर्न्स। रिटर्न्स लिखा है मैंने, लेस रिटर्न्स मतलब हमने जो भी परचेजेस किया है, जितना भी रिटर्न हुआ है वो सारा का सारा रिटर्न हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। परचेजेस में से माइनस होगा क्योंकि उतना हम रिटर्न कर रहे हैं। तो देखिए एक बात एक और समझनी पड़ेगी आपको कि जब हम डेबिट में से कोई भी चीज माइनस करते हैं तो इसका मतलब हम उसको क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैंने ये देखिए परचेजेस में से रिटर्न्स माइनस किया हुआ है, मतलब हम रिटर्न्स को क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं, मतलब परचेज अगर डेबिट होता है तो उसका रिटर्न जो है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा है कैरेज। कैरेज मतलब अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर कैरेज लिखा है या कैरेज इनवर्ड लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनवर्ड मतलब आ रहा है, आउटवर्ड मतलब जा रहा है, ऐसा नहीं। कैरेज इनवर्ड मतलब परचेजेस के ऊपर जो भी चार्जेस लगते हैं, मतलब सामान उठाने के, पास करने के वगैरह, और कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल्स के ऊपर जो भी चार्जेस लगते हैं वो कैरेज आउटवर्ड होता है। सेल्स मतलब गुड्स जा रहा है, गोइंग आउट, तो इसके लिए उसके ऊपर लगने वाले कैरेज को आउटवर्ड कहते हैं। और परचेज मतलब गुड्स आ रहे हैं, इनकमिंग है, तो उस पर लगने वाले चार्जेस को कैरेज इनवर्ड कहते हैं। दोनों है खर्चे ही है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों ही एक्सपेंसेस है, लेकिन सिर्फ कैरेज लिखा है या कैरेज इनवर्ड लिखा है तो वो परचेज के ऊपर लगा हुआ चार्ज है, और अगर कैरेज आउटवर्ड लिखा है तो वो सेल के ऊपर लगा हुआ चार्ज है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। आएगा दोनों का डेबिट इफेक्ट ही, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन परचेज के ऊपर लगने वाला कैरेज ट्रेडिंग में आता है, सेल के ऊपर लगने वाला कैरेज प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो ये बात आपको एकदम बिल्कुल तरीके से ध्यान से रखनी पड़ेगी
क्योंकि अगर आपने गलती से भी कैरेज आउटवर्ड आप सोचेंगे कि हाँ ये भी तो खर्चा ही है, मैं इसमें लिख देता हूँ या लिख देती हूँ, तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट में अगेन डिफरेंस आएगा और टोटली भी डिफरेंट जाएगा और आपके 1 2 3 मार्क्स ऐसे ही कट जाएंगे, डिपेंड्स अपॉन योर लेंथ ऑफ क्वेश्चन और मूड ऑफ टीचर जो चेक करेगा आपका पेपर। फिर है डॉक चार्जेस, ये सारे के सारे जो चीज है डॉक यार्ड मतलब जो अगर शिप में आ रहा है बाय द वे ऑफ सी वाटरवे से, तो ये सारी चीजें भी मतलब आपके परचेजेस के ऊपर लगने वाले चार्जेस है, क्योंकि हर जगह से आपको बिल दिखा के छुड़वाना पड़ता है आपका सामान। फ्रेट मतलब ट्रेन में आ रहा है, कस्टम ड्यूटी मतलब प्लेन में आ रहा है, बराबर है। तो ये सारे के सारे चार्जेस जब आप गुड्स बाय करते हैं इंटरनेशनली, तो ऑफ कोर्स आपको उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो ये सारे के सारे ट्रेडिंग में आएंगे क्योंकि आप परचेस करने के लिए चार्जेस पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में वेजेस दैट इज प्रोडक्टिव, मैंने लिखा है वेजेस प्रोडक्टिव, मतलब अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप कोई चीज बना रहे हैं, कुछ गुड्स बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो आपके यहाँ पे स्किल्ड लेबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कपड़ों का कामकाज है, मतलब शर्ट बना रहे हैं या कुर्ती बना रहे हैं या कोई भी चीज बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्किल्ड टेलर्स लगेंगे, ठीक है। तो उन टेलर्स को आपको प्रोडक्ट्स के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, मतलब वो सैलरी बेस्ड काम नहीं करते, तो उनको आपको यूनिट्स के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। मतलब एक दिन में अगर कोई 100 शर्ट्स बनाता है, तो एक दिन में कोई अगर 20 कुर्तीज बनाता है, एक दिन में मतलब जो भी उसका पर डे चार्ज होगा पर पीस, उसके हिसाब से उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो दैट विल बी वेजेस प्रोडक्टिव, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए आप पैसे पे कर रहे हैं। तो अगेन प्रोडक्शन और परचेज बोथ आर इक्वल, दैट इज बिफोर सेल। आपने कुछ चीज बेचने के लिए बनाई है, कुछ चीज बेचने के लिए खरीदी है, तो उसके लिए जो भी खर्चा लगेगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। देन कम्स वेजेस एंड सैलरी। देखिए इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगेन वेजेस एंड सैलरी होता है और सैलरीज एंड वेजेस होता है। तो सैलरी जो है वो जनरली सेल्समैन को दी जाती है, तो इसका मतलब क्या है, देखो वेजेस एंड सैलरीज लिखा है, तो इसके केस में वेजेस जब ज्यादा होती है तब वेजेस पहले लिखी जाती है और सैलरी कम होती है तो वो बाद में लिखी जाती है। तो वेजेस ज्यादा है मतलब प्रोडक्टिव वेजेस भी हो सकती है और परचेस के ऊपर लगने वाली वेजेस भी हो सकती है, तो इसलिए वेजेस अगर ज्यादा है तो वो ट्रेडिंग में आएगी। लेकिन अगर सैलरी ज्यादा है, सैलरीज एंड वेजेस लिखा है, मतलब जो सेल्स पर्सन है उसको हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं कंपेयर टू वेजेस, यानी सेल का खर्चा ज्यादा है, तो तब उस केस में सैलरीज एंड वेजेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अगर वेजेस एंड सैलरीज दिया है, सिर्फ वेजेस दिया है तो वो ट्रेडिंग में, वेजेस अनप्रोडक्टिव दिया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ रहे हैं आप, वेजेस अनप्रोडक्टिव मतलब वो बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए खर्चा नहीं हुआ है, वो सेल के लिए खर्चा हो रहा है। अनप्रोडक्टिव वेजेस जो है वो सेल करने के लिए खर्चा हुआ है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। वेजेस एंड सैलरीज, उसमें वेजेस की मात्रा ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, दैट इज वाई ट्रेडिंग, एंड इफ द सैलरी इज the bigger amount, then it will be salaries and wages, and then it will be entered in profit and loss account। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बोलेंगे क्या वेजेस 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 का रट लगा के रखा है, लेकिन ये सारी चीजें ना इतनी छोटी छोटी है कि इसमें आपके ना मार्क्स बहुत आसानी से कट जाते हैं, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली एकदम अच्छी तरह से याद रखेंगे ना, तो बिल्कुल कभी भी आप जब जॉब पे लगेंगे, बिजनेस करेंगे, तभी भी गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको इतना समझ लेना है कि जो भी खर्चा परचेस करने के लिए या गुड्स बनाने के लिए लग रहा है, वो सारा का सारा खर्चा ट्रेडिंग में आएगा, दैट्स इट। फिर आप खर्चे का नाम सोचकर एनालाइज कीजिए कि ये खर्चा गुड्स बनाने के लिए लग सकता है, गुड्स खरीदने के लिए लग सकता है, या गुड्स बेचने के लिए लग सकता है। मतलब आप जब बड़े हो जाएंगे और अभी भी आप 16 17 ईयर्स के तो है, तो आपके पास इतना नॉलेज तो है कि आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं। तो जो भी चीज, जो भी खर्चा है वो परचेस के लिए लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लग रहा है, वो सीधा का सीधा ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस की बात की थी, तो उसके लिए देखो कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सारी चीजें जो है वो किसी ना किसी तरह से फ्यूल का काम
लग रहा है, ठीक है। मतलब कोई गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो इन सब में ये जो चीजें हैं वो एज अ फ्यूल यूज होती है, ठीक है। मशीन चलाने के लिए मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी अलग होती है, मतलब अगर आपकी फैक्ट्री है और इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चलती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उसका पूरा का पूरा खर्चा ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि हम गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप गैस यूज कर रहे हैं, कोक यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सारे एक तरह के फ्यूल है जिसको यूज किया जाता है गुड्स बनाने के लिए। तो ये सारे के सारे जो है वो ट्रेडिंग में आएंगे, ठीक है। अब मैं ये रब आउट करके जो दूसरी चीजें बची है वो लिखती हूँ, तब तक के लिए मैं पॉज कर रही हूँ। ओके, सो स्टे ट्यून। देखिए अभी मैंने ये दूसरा लिस्ट डाल दिया है ट्रेडिंग के लिए। अब देखिए रॉयल्टी का वर्ड आपने शायद सुना होगा, अपने सपोज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन और परचेज, मतलब कोई चीज जब कोई, जैसे आपने फ्रेंचाइजी के बारे में सुना होगा, मैकडोनल्ड्स का, डोमिनोज का, जो यूएस की कंपनीज है, ठीक है। तो आपने सुना होगा फ्रेंचाइजी खरीदी है, फ्रेंचाइजी का मतलब होता है रॉयल्टी, मतलब वो प्रोडक्ट वहां का है, रेसिपी जो है वो यूएस की है, लेकिन हम इंडिया में उसको बनाकर बेच रहे हैं, तो हमने उससे रॉयल्टी खरीदनी पड़ती है, मतलब बनाने की परमिशन लेनी पड़ती है, और ये उनको अश्योर करना पड़ता है कि वो रेसिपी हम बाकी किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे। जो भी शेफ होते हैं उनको ये बताना पड़ता है कि वो जो भी फ्रेंच फ्राइज या वगैरह बनाएंगे उसका रेसिपी जो है वो किसी को भी नहीं बताया जाएगा। तो वो उसके लिए रॉयल्टी खरीदनी पड़ती है, फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है, दैट इज परमिशन। तो ये परचेज के लिए या प्रोडक्शन के लिए जो भी लगता है वो रॉयल्टी होता है। फिर आता है प्राइमरी एंड पैकिंग चार्जेस, मतलब गुड्स बनाकर हम पैक करते हैं तो वो चार्जेस। फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग, मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि फैक्ट्री का जो भी खर्चा होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो भी खर्चा होता है वो ऑफ कोर्स गुड्स बनाने के लिए होता है, और वो सारा का सारा खर्चा हम ट्रेडिंग में डालते हैं। फिर अगर फैक्ट्री रेंट पे है तो वो पूरा का पूरा रेंट, रेट्स, टैक्सेस, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे ट्रेडिंग में जाएंगे। फिर फैक्ट्री का इंश्योरेंस, मतलब अगर ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले कोल कोक वगैरह लिया, मतलब जिसमें फायर का यूज होने वाला है, फ्यूल का यूज होने वाला है, तो इंश्योरेंस कंपलसरी है, क्योंकि अगर फैक्ट्री पूरी जल गई और वो भी रेंट पे है तो कौन उसका खर्चा उठाएगा, तो ये इसके लिए इंश्योरेंस लेना पड़ता है। फिर वर्क मैनेजर सैलरी। अब वर्क मैनेजर क्या होता है, तो वर्क मैनेजर मतलब जो फैक्ट्री को मैनेज करता है, वर्क्स मतलब फैक्ट्री, ठीक है, वर्क्स मतलब फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का जो पूरा कामकाज है जो ऑब्जर्व करता है, सुपरवाइज करता है, वो होता है वर्क्स मैनेजर, तो उसकी जो सैलरी है वो भी ट्रेडिंग में आएगी, ठीक है। अब क्रेडिट साइड की चीजें हम देखते हैं, मैं लिख लेती हूँ पहले फिर आपको बताती हूँ। देखिए अब मैंने क्रेडिट साइड में भी सारी चीजें लिख दी है। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं, जैसे कि डेबिट में परचेजेस था तो क्रेडिट में सेल्स आएगा, और परचेज रिटर्न जैसे परचेज में से माइनस हुआ था वैसे सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा। अब यहाँ पे मैंने रिटर्न्स लिखा है तो सेल्स में से रिटर्न्स माइनस करके लिखा है, तो वो ऑफ कोर्स सेल्स रिटर्न होगा। अभी सेल्स में से मैं परचेज रिटर्न माइनस नहीं करूंगी, तो आपको वो इतना मतलब कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि सेल्स के नीचे मैंने रिटर्न्स लिखा है तो वो सेल्स रिटर्न होगा, और ट्रायल बैलेंस में आपको सेल्स मिलेगा क्रेडिट में और सेल्स रिटर्न मिलेगा डेबिट में, ठीक है। इसलिए देखिए जैसे मैंने परचेज रिटर्न के टाइम पे आपको बताया था कि अगर कोई चीज डेबिट में से माइनस हो रही है तो इसका मतलब उसका हम क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं, तो परचेज अगर डेबिट में है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में होगा। सेम वे सेल्स क्रेडिट में होगा तो सेल्स का रिटर्न जो है वो डेबिट में होगा। तो अगर आपके ट्रायल बैलेंस में सिर्फ रिटर्न्स लिखा है और डेबिट और क्रेडिट दोनों ही जगह पे अमाउंट लिखा गया है, मतलब ऐसा बहुत बार होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाए कि इसमें से परचेज रिटर्न कौन सा है, सेल्स रिटर्न कौन सा है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि सेल्स हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, जब भी गुड्स बेचते हैं तो हम टू सेल्स लिखते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो हमने बाय सेल्स लिखा है, तो ये क्लोजिंग एंट्री है, ट्रांसफरिंग एंट्री है, इसलिए यहाँ पे बाय सेल्स आता है।
क्यों? क्योंकि हम ये सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसलिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब जो लेजर में पूरा का पूरा सेल्स होगा वो पूरा का पूरा सेल्स हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए ये क्लोजिंग एंट्रीज है। ठीक है, तो ये सेल्स जो है वो क्रेडिट में आएगा, तो उसका रिटर्न आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा डेबिट साइड पे। ठीक है, सेल्स क्रेडिट में मिलेगा तो वो क्रेडिट इफेक्ट हो गया, तो अभी हम यहाँ पे डेबिट इफेक्ट दे रहे हैं और रिटर्न डेबिट में होगा, सॉरी हाँ, सेल्स रिटर्न डेबिट में होगा तो जिसको हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्रेडिट में से हम माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब हम डेबिट इफेक्ट ही दे रहे हैं। सेल्स क्रेडिट में होगा इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, उसका रिटर्न डेबिट में होगा इसलिए हम क्रेडिट में से माइनस कर रहे हैं। अब इसके नीचे मैंने लिखा है बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, लॉस्ट इन एक्सीडेंट। मतलब ये तीनों ही चीजों में अगर गुड्स डैमेज हो जाते हैं, यानी कि वो सेल करने के लायक नहीं रहे, मतलब हम उन गुड्स को सेल नहीं कर सकते, यानी अपना तो नुकसान हो गया, लेकिन नुकसान हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, जो भी नुकसान हुआ है वो, अगर इंश्योरेंस नहीं लिया है तो पूरा का पूरा नुकसान, वो इंश्योरेंस का मैं एडजस्टमेंट बाद में समझाऊंगी। लेकिन किसी ना किसी तरीके से गुड्स बिजनेस में से चले गए, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो भी रीजन से गुड्स बिजनेस में से जाते हैं अदर देन सेल्स, देखो सेल्स भी हमने यहीं पे लिखा है क्रेडिट में। ठीक है, तो जो भी चीज हमने परचेस की हुई है वो अदर देन सेल्स बिजनेस में से बाहर जा रही है, तो उसकी इफेक्ट हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में करेंगे अदर देन सेल्स। मतलब गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मतलब आग लगी और गुड्स जल गए, एक्सीडेंट हुआ और उसमें डैमेज हो गए, चोरी हो गए, इन सभी केसेस में हमारे गुड्स चले गए, तो हम जो गुड्स परचेस किए थे वही गुड्स के बारे में होगा ऑफ कोर्स, तो हम यहाँ पे बाय परचेजेस भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हम परचेजेस में से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हमें इंडिविजुअली बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में किस रीजन से गुड्स जा रहे हैं। ठीक है, और मतलब अगर आप बाय परचेजेस लिखते हैं तो आपको नीचे ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि किस वजह से आपने परचेजेस को क्रेडिट किया है, क्योंकि यहाँ पे परचेजेस तो डेबिट होता है तो क्रेडिट क्यों किया है तो बताना पड़ेगा। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए हमने किसी को गुड्स यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, तो इसलिए उसके वजह से भी गुड्स गए, तो ऑफकोर्स वो भी परचेज गुड्स ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या तो फ्रेश परचेज किया है या तो पुराने हैं या तो हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उसके गुड्स है, परचेजेस है, तो वो भी बिजनेस में से जा रहे हैं बट उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो उस सेल्स वैल्यू पे नहीं होगा, वो परचेज वैल्यू पे ही होगा, कॉस्ट वैल्यू पे ही होगा। या अगर अगर दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, जो भी जितने भी पार्टनर है, किसी ने भी गुड्स को विड्रॉ किया है, मतलब सपोज की शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग है, तो कोई शर्ट पार्टनर को अच्छा लगा तो उसने सोचा चलो मैं ही ट्राई कर देता हूँ, उस बहाने से मार्केटिंग भी हो जाएगी और मेरे पास एक शर्ट भी आ जाएगा जो फ्रेश पीस होगा, मार्केट में नया होगा। ऐसा करके वो गुड्स विड्रॉ करता है, तो ऑफकोर्स उसने बनाया है या तो खरीदा है तो उसको पैसे तो लगे, तो इसके लिए वो विड्रॉन बाय प्रोपराइटर्स, जो प्रोपराइटर्स मतलब एफआईजेसी में है तो प्रोपराइटर लिखना है, अगर एसवाईजेसी में है तो पार्टनर लिखना है। ठीक है, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए गुड्स गए, गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर और प्रोपराइटर, तो ओनर जो भी है बिजनेस का उसने गुड्स ले लिए अपने यूज के लिए। अब आता है क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्लोजिंग स्टॉक मतलब पूरे साल हमने जितने भी परचेज किए थे, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक भी था, सब कुछ, और उसमें से सेल हुआ, रिटर्न हुआ, ये चोरी डकैती जो भी वजह से गुड्स को जाना था चले गए। अब जो सामान पड़ा है, जो गुड्स पड़े हैं वो अनसोल्ड है, मतलब वो नेक्स्ट ईयर सेल हो जाएंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो अभी फिलहाल के लिए हम उसको क्लोजिंग स्टॉक में डालकर उसको अगले साल के लिए रवाना कर देते। ठीक है, उसको डिपार्चर कर देते। तो जितना भी परचेजेस हुआ है उसमें से माइनस जितना भी सेल हुआ है और जिस भी रीजन से गुड्स गए हैं वो सब छोड़कर लास्ट में जो गुड्स का स्टॉक बचता है, अनसोल्ड स्टॉक, जो नेक्स्ट ईयर सेल होगा, वो सारा का सारा हम क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे। और जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस पे लेना है,
और क्लोजिंग स्टॉक आपको मिलेगा एडजस्टमेंट्स में, जो मैंने पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। उसकी दो इफेक्ट आएगी, एक होगा ट्रेडिंग क्रेडिट में और दूसरा होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि जब तक वो नहीं बिकता तब तक वो हमारा है, एसेट है, ठीक है। जिस दिन वो बिक जाएगा, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नेक्स्ट ईयर के बुक्स में ओपनिंग में टू ओपनिंग स्टॉक बन के दिखेगा। जैसे यहाँ का जो ओपनिंग स्टॉक था वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था 2025 का, मार्च 2025 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अप्रैल 2025 का ओपनिंग स्टॉक था। वैसे ही ये मार्च 2026 का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर यानी 1 अप्रैल 2026 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, लेकिन तब तक के लिए एज अ क्लोजिंग स्टॉक वो हमारे बुक में अपीयर करेगा। तब तक के लिए मतलब 12 बजे के बाद 1 अप्रैल हो जाती है, लेकिन जब बुक्स में एंट्री आती है तभी वो एज एन ओपनिंग स्टॉक बताया जाएगा। अब मैंने एक एक कॉलम नहीं लिखी है नीचे की। अगर डेबिट साइड ज्यादा आती है, मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा आता है और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम आता है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट ग्रॉस लॉस होगा। क्या होगा? क्योंकि खर्चे ज्यादा होंगे, परचेजेस और उससे परचेजेस के लिए लगने वाले जितने भी अमाउंट है वो अगर ज्यादा है सेल्स के मुकाबले, तो ग्रॉस लॉस आएगा। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है अमाउंट वाइज, आइटम वाइज नहीं, आइटम वाइज मोस्टली डेबिट साइड ज्यादा आएगा, क्योंकि हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए, तो क्रेडिट साइड जनरली ज्यादा आना चाहिए। तो जब भी क्रेडिट साइड ज्यादा आता है, क्रेडिट में जितने भी अमाउंट्स है वो सारे के सारे अगर डेबिट से हेवियर है तो वो क्रेडिट बैलेंस बनेगा और वो बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है नीचे ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे सैलरी जो लिखा है वर्कमैन सैलरी, उसके नीचे आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाया जाएगा। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के नीचे आएगा बाय ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, तो वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। तो ये ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय, गुड नाइट।